Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Products Adda. दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 45 और हाउस प्रॉपर्टी क्लास नंबर 5। दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर हम करेंगे अपने पास ICAI स्टडी मैट के इलस्ट्रेशंस, सो दैट जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है वो हमारे क्लियर हो जाए, क्योंकि जो हाउस प्रॉपर्टी है ना उसमें थ्योरी थोड़ी कम है और प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा है, तो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे। और ICAI की बुक से बेस्ट बुक कोई और है ही नहीं, तो उसी से हम करेंगे क्वेश्चन और आज हम करेंगे उसके कुछ इलस्ट्रेशन, सो दैट आपके जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मेक श्योर आप एक एक क्वेश्चन को दो बार लगाएंगे, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बेहतर बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन पे जितनी ज्यादा आपकी कमांड बनेगी ना उतना ही सब्जेक्ट, उतना ही टॉपिक, उतना ही चैप्टर आपकी ग्रिप में बना रहेगा। और मेरी उम्मीद है कि वो चैप्टर पूरा आपकी ग्रिप में बना रहा है, आपकी ग्रिप से बिल्कुल भी लूज ना हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं ICAI का स्टडी मैट की इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो चलिए आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए आप मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनिरुद्ध has a property whose municipal value 1,30,000 rupees per annum. The fair rent is rupees 1,10,000 per annum and standard rent fixed by the Rent Control Act इज रुपीज 1,20,000 पर एनम। ये सब फिगर्स आपके पर एनम में दे रखे, पर मंथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर द रेंट 11,000 पर मंथ। जो प्रॉपर्टी को लेट आउट मतलब किराया पर चढ़ाया गया है वो 11,000 रुपए प्रति माह के ऊपर चढ़ाया गया है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर की हम बात करेंगे। लिखा हुआ है अनरियलाइज रेंट वॉज रुपीज 11,000। दोस्तों आपको याद होगा तो हमने अपनी क्लास नंबर 4 में पढ़ा था अनरियलाइज रेंट के बारे में, और वहां हमने जाना था कि अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है कि जब एक किराएदार को हम प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं और किराएदार हमारा प्रॉपर्टी पर जो रेंट चार्ज हो रहा है वो पे नहीं करता है, और वो पे की बिना ही हम उसे हटा देते हैं या वो खुद चला जाता है, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। अगर वो रूल नंबर 4 की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही वो अनरियलाइज रेंट माना जाएगा। और हमने पढ़ा था कि अगर रूल 4 की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल रेंट से माइनस हो जाएगा। तो देखिए आगे लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट वाज रुपीज 11,000 एंड ऑल कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। जो भी कंडीशन रूल 4 में दी गई है वो सारी की सारी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। आगे लिखा हुआ है ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट द रेट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। ठीक है, अगर ये ना भी गिवन होता ना म्युनिसिपल वैल्यूएशन और अगर परसेंटेज की फॉर्म में होता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि म्युनिसिपल वैल्यू अगर परसेंटेज की फॉर्म में हो तो वो म्युनिसिपल रेंट पर ही चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे लिख दिया इन्होंने पेड म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग ऑन कैपिटल वाज रुपीज 40,000 फॉर द ईयर। अभी क्या है कि 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की जो कैलकुलेशन है वो अमाउंट इन्होंने निकाल के दिया हुआ है। अच्छी बात है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम निकालेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सीखा है 24B की इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की कैलकुलेशन करना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कंप्यूट करना है हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अगर असेसमेंट ईयर 24-25 तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है, 23-24। प्रीवियस ईयर क्या आने वाला है, 23-24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास अनिरुद्ध की हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की। सबसे पहले काम करते हैं, पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम उसमें फिगर्स डाल देंगे। इससे क्या होगा, फॉर्मेट भी आपको याद हो जाएगा पूरा। और आप लोग प्लीज मेरी हेल्प करना, ठीक है। आओ इधर, चलो। तो हम यहाँ पर करेंगे, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज है कैलकुलेशन ऑफ इनकम from house property of मिस्टर, क्या नाम है इसका पूरा, मिस्टर अनिरुद्ध फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। प्रीवियस ईयर हमारा क्या बताओ, 23-24 है। सर क्या हमें एग्जाम में ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे? दोस्तों ये मैं पूरे के पूरे जो टॉपिक को करवा रहा हूँ ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा रहा हूँ। आपको वही जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे आपको करना है, क्योंकि अगर हम क्लास में वही पैटर्न अपनाएंगे जो एग्जाम में आता है तो हमें अलग से एग्जाम के लिए क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी क्लासेस में ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें करेंगे। तो प्रेजेंटेशन आपको यही रखनी है। क्या सर हम जो वीडियो देख रहे हैं वो हम CA के लिए नहीं देख रहे हैं, हम अपनी BCom की क्लासेस के लिए देख रहे हैं, तो सेम प्रेजेंटेशन आपको देनी है। क्या फर्क पड़ता है आप एग्जाम BCom का दो या CA का दो, जब आप CA वाली प्रेजेंटेशन करोगे तो वो तो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी ना। भाई तुम्हारा BCom का टैक्सेशन यहाँ पर है, CA का टैक्सेशन यहाँ पर, तुमने ये वाला लेवल पढ़ा हुआ है तो इस वाले लेवल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तुम इसी लेवल की आंसर राइटिंग लिख कर आओ, देखो नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आओ सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम कैसे कंप्यूट करते हैं, उसका सेक्शन कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, सेक्शन 23। अच्छा, अभी ये बताओ, ये वाला केस अनरियलाइज्ड रेंट वाला है ना, इसमें कोई वैकेंसी वगैरह तो नहीं है ना, नहीं वैकेंसी वगैरह भी नहीं है, तो ये कौन सा वाला केस के किस वाले केस के हिसाब से निकाला जाएगा इसके अंदर, तो ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैं ब्रैकेट में लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि इसमें हमें क्या बनाने पड़ेंगे, वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। फिर लेस करेंगे अपने पास म्युनिसिपल टैक्स। याद रखना, मैं बार बार रिपीट करूंगा, वैसे तो म्युनिसिपल टैक्सेस जब हमारा किराएदार पे करेगा तो हमें उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि किराएदार के पे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब म्युनिसिपल टैक्स की पेमेंट मकान मालिक यानी लैंडलॉर्ड पे करेगा और एक्चुअली में पेमेंट करेगा तो ही उसकी डिडक्शन मिलेगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि जो म्युनिसिपल टैक्स है वो ड्यू है 10,000, बट हमारे मकान मालिक ने 8,000 रुपए पे किए, तो हमें डिडक्शन 10 की नहीं मिलेगी, हमें डिडक्शन सिर्फ 8,000 की ही मिलेगी। सर जो 2,000 बच गए उसका, अगर मान लो अगले साल नेक्स्ट ईयर वो 2,000 की पेमेंट कर देता है तो नेक्स्ट ईयर उसे उस साल की 10,000 की भी डिडक्शन मिलेगी, और पिछले साल की जो 2,000 इस साल पे किए तो पूरे 12,000 की डिडक्शन मिलेगी। 10 इस साल की, 2 पिछले साल की, तो पेड बेसिस पर होता है। मान लीजिए पिछले कुछ सालों से आपने पे नहीं किया, इस साल इकट्ठा पे करे तो इस साल पूरे की इकट्ठी की आपको डिडक्शन मिलेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्स जो भी होगा वो हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। क्या रहेगी बताओ, नेट एनुअल वैल्यू। फिर हम उसमें से माइनस करेंगे सेक्शन नंबर 24A। अच्छा, कोई मुझे बताएगा सेक्शन नंबर 24A किस चीज के लिए है? ठीक है, मार्गी पटेल तो अभी आंसर भी दे देंगी, तो बताइए सेक्शन 24A किस चीज के लिए है? इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। नो नो सर, 30% ऑफ एनएवी, बिल्कुल सही कहा, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर आप थोड़ी पागल बनेंगे, मतलब पहले बनते थे ना स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि कितनी बताओ, 30% ऑफ एनएवी। तो मैं 30% ऑफ, अभी एनएवी नहीं लिख रहा हूं, जो भी एनएवी की वैल्यू होगी ना वो यहां लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम माइनस करेंगे सेक्शन नंबर 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। ठीक है, जो भी आपने लोन वगैरह लिया हुआ है उसके ऊपर जो आप ब्याज पे करोगे वो। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको दे रखा है, और अगर नहीं गिवन था तो अब हम इस लायक बन चुके हैं कि सेक्शन 24B का इंटरेस्ट निकाल पाए, और आगे आने वाले क्वेश्चन में अभी दूंगा आज ही की क्लास में, टेंशन मत लो। इतना सब प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 to 27। ठीक है, ये आ जाएगी। और अब हम बनाएंगे नीचे वर्किंग नोट, तो ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये लीजिए जीएवी की कैलकुलेशन अब करेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि जीएवी की कैलकुलेशन निकाल पाए, फिर जब जीएवी आ जाएगा हम ऊपर वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, पढ़िएगा। अनिरुद्ध के पास एक प्रॉपर्टी है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,30,000 रुपए की है। चलो ठीक है, तो पहले हम करते हैं अपने पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम कंपेयर करते थे, याद करो, FMSSEA, FMSSEA, एफ मतलब फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट। ठीक है, तो यहां पर हम कंपेयर करते हैं फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे किससे, म्युनिसिपल रेंट से, म्युनिसिपल रेंट से। ठीक है, चलो क्वेश्चन में वैसे म्युनिसिपल रेंट दे रखा है 1,30,000 रुपए, तो लीजिए। अच्छा, कुछ लोग ना अपने मतलब हाथों की ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं। दोस्तों 12 मत करना, पर एनम दे रखना है, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो 1,30,000 आ गया। इसका फेयर रेंट दे रखा है 1,10,000 रुपए का, तो लीजिए भाई फेयर रेंट हमको दे रखा है 1,10,000 का। बताइए इसमें से क्या लेते हैं? सर इन दोनों में कंपेयर करके हम उठाते हैं हायर। हायर कितना है? 1,30,000। हायर कितना है? 1,30,000। इसी हायर को हम क्या बोलेंगे? सेलेक्टेड रेंट। इसी हायर को हम क्या बोलेंगे बताइए दोस्तों? सेलेक्टेड रेंट। कितना? 1,30,000 रुपए, 1,30,000। और अब हम इस सेलेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट मतलब जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से जो एक्ट निकाला जाता है, वैसे इसमें दे भी रखा है, एंड स्टैंडर्ड रेंट फिक्स बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट इज ₹1,20,000। लीजिए भाई 1,20,000 रुपए। ये एक्ट बोलता है इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो, तो दोनों में से उठाएंगे लोअर। लोअर कितना है? 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब सरकार के हिसाब से आपके मकान का जो रेंट है वो कितना होना चाहिए? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? हम कंपेयर करेंगे इसको
एक्चुअल रेंट के साथ, लेकिन इसमें अनरियलाइज का भी केस है। पढ़ो जरा एक्चुअल रेंट कितना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर 11,000 पर मंथ, 11,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, और थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, और अनरियलाइज रेंट है 11,000 रुपये, और सारी की सारी कंडीशन रूल नंबर 4 की एप्लीकेबल भी है। तो मुझे एक बात बताओ, 11,000 रुपये पर एनम पर मंथ के हिसाब से रेंट है, और एक महीने का रेंट, सर आपको कैसे पता एक महीना, अरे 11,000 रुपये नहीं मिले ना, तो एक महीने का तो रेंट हुआ, अनरियलाइज रेंट है। अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल कराए तो क्या मैं 12 महीने में से एक महीने माइनस कर सकता हूं? आंसर इज यस। तो यहां पर जब मैं एक्चुअल रेंट लिखूंगा ना, यहां पर जब मैं एक्चुअल रेंट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 11,000 इंटू में 11 महीने। क्यों? क्योंकि एक महीने का अनरियलाइज था। तो ये आपका आ जाएगा ₹1,21,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1,21,000। ठीक है, अब बताओ दोनों में से क्या उठाएंगे हम? हायर उठाएंगे। दोनों में से हायर उठाएंगे, जो कि कितना है? 1,21,000 रुपये, और यही हमारा बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV बन जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा? GAV। तो अब हम उठा के इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, 1,21,000 इज कॉल्ड बी ए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ, वैसे हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, तो बस प्रैक्टिस करें ICAI के मॉड्यूल के क्वेश्चंस की। आपको बताइए, अनरियलाइज रेंट के केस में म्युनिसिपल रेंट GAV निकलना आया? बताइए, क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखिए म्युनिसिपल टैक्स, क्वेश्चन ने बोला था म्युनिसिपल टैक्स जो हम पे करेंगे वो पे करेंगे 10% ऑफ म्युनिसिपल रेंट। तो म्युनिसिपल रेंट देखिए कितना था? 1,30,000। 1,30,000 का 10% कितना हुआ? 13,000। यहाँ ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पर। तो 1,30,000 का 10%, तो ये आपका आ जाएगा 13,000। कितना रहेगा? 13,000। 13,000 हम यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 13,000 हम माइनस कर देंगे, तो 1,21,000 माइनस 13,000, सो दिस इज 1,08,000। 1,08,000 रुपये आ गया। अब हम 30% निकालेंगे, किसका? 1,08,000 का। तो लो भाई, 1,08,000 का 30% निकाल लो, इनटू में 30%, 32,400। 32,400 इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग क्वेश्चन में आपको दे ही रखी है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कितनी है? 40,000। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कितनी है? 40,000। तो लो भाई, 40,000 को भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब जो निकल के आएगा, दिस इज आवर इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो 1,08,000 माइनस 32,400 माइनस 40,000, दिस कम्स 35,600। 35,600 इज द इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमारे पास निकल कर आ गई है। बताइए, कोई डाउट? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये लो मैं साइड हो रहा हूं, आप नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेक श्योर आपने पिछला क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल। तो क्वेश्चन आप सभी लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए साथ में। क्वेश्चन में लिखा है गणेश हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2,50,000 पर एनम। ठीक है, गणेश की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो म्युनिसिपल वैल्यू यानी उसकी लोकल अथॉरिटी में जो वैल्यू डिसाइड की गई है वो है 2.5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से। द फेयर रेंट इज ₹2 लाख पर एनम। फेयर रेंट कितना है? 2 लाख, मतलब उसके घर के आसपास के मोहल्ले का जो रेट चल रहा है वो 2 लाख का चल रहा है। एंड स्टैंडर्ड रेंट फिक्स बाय रेंट कंट्रोल एक्ट इज ₹2,10,000 पर एनम। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से जो मैक्सिमम रेंट चार्ज किया जाएगा दैट वाज ₹2,10,000। इसका लिखा है द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ रेंट ₹20,000 पर मंथ। ठीक है, जो प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया, किराए पर चढ़ाया गया, वो 20,000 रुपये प्रति माह के ऊपर चढ़ाया गया। हाउएवर द टेनेंट वैकेंट द प्रॉपर्टी ऑन 31/1/2024। जो किराएदार है ना, उसने उस प्रॉपर्टी को खाली कर दिया 31 जनवरी 2024 को। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर 31 जनवरी 2024 को उसने मकान खाली किया तो मकान जो है खाली रहा है फरवरी और मार्च महीने, 2 महीने मकान किराए पर नहीं चढ़ा। तो जब मैं एक्चुअल रेंट की कैलकुलेशन करूंगा तो मल्टीप्लाई 12 ना करके मल्टीप्लाई 10 करूंगा, क्योंकि मेरा मकान 10 महीने ही लेट आउट रहा है, 2 महीने में तो खाली करके चला गया, मतलब 2 महीने वो रहा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट। लोग कहानी में ट्विस्ट आ गया। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब कि आपने उसको किराए पर दिया और उस व्यक्ति ने आपको रेंट नहीं दिया, वो भी कितना? 20,000। पहले ये बताओ इसका एक्चुअल रेंट कितना था? ऊपर देखो लाइनों में लिखा हुआ है एक्चुअल रेंट था इसका, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ रेंट ₹20,000 पर मंथ। 20,000 रुपये प्रति माह पर चढ़ाया, और जिस व्यक्ति से हमने खाली करवाया उस व्यक्ति ने 20,000 रुपये का रेंट नहीं दिया, मतलब मकान 10 महीने किराए पर चढ़ा।
मकान 12 में से 10 महीने किराए पर चढ़ा, अप्रैल से लेकर जनवरी के एंड तक, लेकिन जनवरी मंथ जो एंड का महीना है उसका जो किराया था वो पे नहीं कर पाया और वो हो गया अनरियलाइज रेंट। तो अब आप मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन में ये होगा कि वो रूल नंबर 4 की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो 20,000 रुपये ये मैं अपने वहाँ से माइनस कर सकता हूँ। तो मैं एक्चुअल रेंट जब लूँगा तो 20,000 मल्टीप्लाई, फिर मैं 10 नहीं करूँगा 9 करूँगा, क्योंकि एक महीना तो मेरा क्या हो गया अनरियलाइज रेंट है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। Unrealized rent was ₹20,000. All the condition prescribed by Rule 4 are satisfied. Rule 4 की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। He paid municipal tax at the rate 8%. ठीक है भाई, म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे कर रहा है? 8% पे कर रहा है ऑफ म्यूनिसिपल रेंट। ठीक है भाई, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल ₹65,000 फॉर द ईयर। ठीक है भाई, जो लोन वगैरह घर के लिए लिया है उसमें बोरिंग्स कितने की है पता नहीं कितने की है, बट इंटरेस्ट कितने का जा रहा है? 65,000 का जा रहा है, तो 24B में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गणेश, असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, चलिए फॉर्मेट मैंने वही पिछले वाला इस्तेमाल कर लिया जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गणेश। ठीक है, गणेश की हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। वही हमने क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसमें से लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस उसमें से माइनस करने के बाद क्या रहेगा हमारे पास? नेट एनुअल वैल्यू आ रहेगा। फिर 24A के अंदर हमें क्या मिल जाएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% ऑफ एनएवी। फिर 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की डिडक्शन मिलेगी। माइनस करने के बाद क्या रहेगा? इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बाकी जीवी की अपनी क्या पूरी कंपटीशन स्टेप्स है। FMSSEA फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट से, दोनों में से हायर उठाएंगे, जो हायर होगा उसको हम सेलेक्टेड रेंट बोलेंगे। सेलेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में से लोअर उठाएंगे, जो भी दोनों में से लोअर आएगा उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, जो दोनों में से हायर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे अपने पास? उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जो मैटर को वो यहाँ लिखते चलेंगे। गणेश की प्रॉपर्टी जिसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2.5 लाख रुपए। चलिए ये लो, यहाँ पर आपको दे रखा है 2.5 लाख रुपए पर एनम, पर मंथ नहीं, कभी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर लिखा हुआ है द फेयर रेंट इज ₹2 लाख पर एनम। ये लीजिए, फेयर रेंट है 2 लाख रुपए पर एनम। फिर लिखा हुआ है कि रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से रेंट कितना फिक्स है? 2,10,000 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 2,10,000 रुपए। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों से हायर उठाओ। हायर कितना है? 2.5 लाख। हायर कितना है? 2.5 लाख। इस 2.5 लाख को क्या बोलेंगे हम? सेलेक्टेड रेंट। ये हमारा क्या आ गया? सेलेक्टेड रेंट। इन दोनों में से क्या उठाएंगे? लोअर, जो कि कितना है? 2,10,000। जो ये लोअर है यही हमारा क्या बन गया? एक्सपेक्टेड रेंट। सरकार के हिसाब से हमारे मकान की कीमत कितनी है? 2,10,000 रुपए। हमने मकान कितने में किराए पर उठाया? 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जिसमें याद रहे कि हाउस प्रॉपर्टी को खाली कर दिया 31 एक, यानी मेरा घर जो किराए पर चढ़ा वो सिर्फ 10 महीने किराए पर चढ़ा, उसमें भी 1 महीने का किराया मुझे मिला ही नहीं है। इसका मतलब 9 महीने। इसका मतलब कितना हुआ? 9 महीने। तो एक्चुअल रेंट आ गया 20,000 इंटू में 9, दैट इज ₹1,80,000। इन दोनों में से कौन सा उठाएंगे? हायर। हायर कितना रहेगा? 2,10,000 रुपए, और इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। 2,10,000 रुपए हमारे आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो दोस्तों, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अभी हमारे साथ भी हो रहा है, कितनी स्पीड में हम आ गए। स्टार्टिंग क्लास में कितना समझाना पड़ता था, अब देखो नहीं समझाना पड़ रहा। तो क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि नहीं मैं ये वीडियो स्किप कर दूं बिकॉज उसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, तो भाई आपको समझ में नहीं है, फिर आप खाना पूर्ति कर रहे हो, आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से हमारा कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन हर एक चीज़ बिल्ड होती है। ठीक है, चलिए तो 2,10,000 आ गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बाद आप म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स था 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अगर आप देखो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है? 2.5 लाख, तो हम लेंगे 2.5 लाख का 8%। 2.5 लाख का क्या लेंगे हम? 8%। तो करके देख लेते हैं। 2,50,000 का 8%, दिस कम्स 20,000। ये आपका आ गया 20,000, माइनस करके आ जाएगा 1,90,000। ठीक है, फिर हम 30% लेंगे 1,90,000 का। एक मिनट, हमारी सारी चीज़ सही है, एक बार चेक कर लें। ये 2,10,000, मुझे कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है। अच्छा, इसमें वैकेंसी का भी तो केस था। 2 महीने घर खाली रहा है। ठीक है, आओ सुनो मेरी बात, इसमें भाई वैकेंसी का भी केस है। कैसे? देखो 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में से आपका घर आपने उसे बाहर निकाल दिया,
अब इस बात का प्रूफ क्या है कि आपने बाहर निकाला नहीं निकाला, बात समझ रहे? हो सकता है आपने बाद में निकालो, डेट आपने गलत है, तो वैकेंसी का भी केस है। तो अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर जब एक्चुअल रेंट की कैलकुलेशन करेंगे ना तो ऐसे नहीं करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था जब वैकेंसी का केस आता है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, वैकेंसी का केस है ना भाई, देखो हमने उसको मकान से निकाला 31/1 को, लेकिन फरवरी और मार्च 2 महीने तो खाली रहना, मकान वैकेंट रहना। तो अभी क्या करेंगे, जब हम एक्चुअल रेंट निकालेंगे तो हम लिखेंगे 20,000 इंटू में 12 माइनस 1 मंथ। आपको याद है मैंने आपको बताया था जब भी वैकेंसी का केस होगा तो आप पूरे साल का रेंट निकालोगे। तो सर आपने पूरे साल का कहाँ निकाला, आपने तो 1 माइनस कर दिया। भाई अनरियलाइज रेंट आप माइनस कर सकते हो बस, ठीक है। तो 11 आ जाएगा, तो 20,000 इंटू 11 दिस इज 2,20,000, 2,20,000। तो यहां पर अभी क्या करेंगे, अपने पास देखिए यहां पर हमने देखा 12 महीने का निकाला, बट 1 महीना माइनस कर दिया क्योंकि वो क्या था, अनरियलाइज रेंट। तो हमारा एक्चुअल रेंट कितना है, 2,20,000 रुपए। ध्यान दो 2,20,000 जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब एसएससी सही बोला। और आप पीछे नोट्स अपने देखो, मैंने लिखवाया भी था कि जब कभी भी आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा रहा एक्सपेक्टेड रेंट से तो जीएवी बनेगा एक्चुअल रेंट। जीएवी क्या बनेगा, एक्चुअल रेंट बनेगा, इनटू में 12 माइनस कर देंगे वैकेंसी, माइनस कर देंगे अनरियलाइज रेंट। तो यहां पर एक्चुअल रेंट कितना था, 20,000 रुपए, इनटू में 12 महीने, जिसमें से 1 महीना क्या था, अनरियलाइज रेंट, और 2 महीने क्या थे, वैकेंट। तो पूरे 3 माइनस कर देंगे, तो 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। तो 20,000 इंटू में 9 कितना आ गया, 1,80,000। कितना आ गया, 1,80,000 आ गया आपका, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 1,80,000 कर देंगे, इसको ना 1,80,000 कर दो। वो तो सही रहा, टाइम पर याद आ गया, ठीक है। अरे आपको समझ आया, इसमें ना वैकेंसी वाला केस था, तो याद करो मैंने पिछली क्लास में आपको वैकेंसी वाले केस कराए थे, वैकेंसी के केस में कैसे जीएवी निकालते हैं, तो सेम वही पैटर्न अपनाया। 1,80,000 फिर माइनस करेंगे अपना 20,000, तो ये आपका रहेगा 1,60,000। उसका 30% निकालेंगे, ये लो भाई 1,60,000 30%, 48,000। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स देखेंगे कितनी है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग है 65,000, 65,000। तो ये आपका रहेगा इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। 1,60,000 माइनस 48,000 माइनस 65,000, दिस इज 47,000, 47,000 रुपए। ये आ गया आपका इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। साइड और जल्दी नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन के अंदर ना इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की कैलकुलेशन करें। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब मजा आएगा आपको करके, ठीक है। नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की भी कैलकुलेशन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन है, पूनम हैज 1 हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बैंगलोर। ठीक है भैया, बैंगलोर के इंदिरा नगर में पूनम जी की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। लिखा हुआ है शी स्टे विद हर फैमिली इन द हाउस, वो उस घर में अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज ₹25,000 पर मंथ। उन्हीं के आसपास के इलाके में उन्हीं के जैसे मकान की जो कीमत चल रही है रेंट की, दैट इज 25,000 पर मंथ। यानी कि हमें क्या दे रखा है, ये फेयर रेंट दे रखा है। ठीक है, इसका लिखा है म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 2,80,000 रुपए पर एनम। गलती मत करना, वो पर मंथ था, ये पर एनम है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा म्युनिसिपल टैक्स पेड ₹8,000। ठीक है, 8,000 रुपए पे किए। द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगन इन अप्रैल 2017। ठीक है भाई, अप्रैल 2017 में घर बनना शुरू हुआ। विद अ लोन ऑफ ₹20 लाख टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, एसबीआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से उन्होंने 20 लाख रुपए का लोन लिया, वो भी 9% की ब्याज दर पे। ठीक है, 9% ब्याज पर उन्होंने लिया है, वो भी कब, 1/4/2017 को। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30/11/2019। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू ₹31/3/2019 इज ₹3,60,000 ऑन। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना आप इसको रीड कर लेना। मैं चाह रहा हूँ लाइन बाय लाइन हम इसको यहाँ पर लिखते हुए चलें, जिससे हमें क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो चलो लाइन बाय लाइन करते हैं। अभी फॉर्मेट मैंने ना यहाँ से हटाया नहीं था, जिससे हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम एक सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे। आपको याद है हम एक लाइन के अंदर ड्रॉ करते थे, तो एक सीक्वेंस बनाते हैं। आओ चलो,
इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये देखो कि हमने लोन कब लिया है, हमने लोन लिया 1/4/2017 को। इसका मतलब मेरा एक फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है दैट इज़ 1/4/2017 से लेकर 31 मार्च 2018, फिर आएगा 31 मार्च 2019, फिर आएगा 31 मार्च 2020, फिर आएगा 31 मार्च 2021, फिर आएगा, अच्छा मुझे ना थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा छोटा बनाऊंगा। चलो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ये है, ठीक है। अच्छा लोन कब लिया, क्वेश्चन को ना हम इसमें करेंगे जिससे हमें जल्दी सोल्यूशन मिल जाए। तो क्वेश्चन में लिखा है कि लोन जो लिया गया है वो है 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है भाई। यहाँ पर इस जगह पर हमने क्या लिया है, लोन लिया है, कितने रुपए का, 20 लाख रुपए का, एट द रेट 9% पर एनम, ठीक है। 9% पर एनम के हिसाब से हमने क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30/11/2019। 30/11/2019 मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर क्या लगेगा, 30/11/2019 का फाइनेंशियल ईयर क्या लगेगा, 19-20, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर मेरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। ये वो जगह है जहां पर मेरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, ठीक है। ये फ्लोर बनकर मेरे तैयार हो गया और वो डेट कौन सी है, 30/11/2019, 30/11/2019 को मेरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। फिर आगे लिखा हुआ है, अब जहां से क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से रिपीट करते हैं। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31/3/2019 इज ₹3,60,000। ध्यान से सुनो, 31/3/2019, 31/3/2019 यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है क्वेश्चन ने हमको बता दिया है दैट इज ₹3,60,000। यहां तक का जो ब्याज है वो कितना है, 3,60,000 रुपए। यहाँ 1/4/2017 से लेकर 31/3/2019 तक का जो ब्याज है वो 3,60,000 रुपए है। कितना है बताइए, 3,60,000। अदरवाइज हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ता, क्वेश्चन हमको दे रखा है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। फिर लिखा हुआ है ऑन 31/3/2024 पूनम पेड 2,40,000 रुपए। यानी इस जगह पर उन्होंने कितना पे किया है, उन्होंने जो पेमेंट की है वो की है 2,40,000 रुपए की, जिसमें 1,80,000 रुपए ब्याज के हैं और कुछ उनका प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह, अच्छा प्रिंसिपल नहीं है, मतलब पूरा का पूरा उन्होंने 1,80,000 रुपए पे किया। जबकि उस साल का ब्याज कितना बनता था, क्वेश्चन में लिखा है 2,40,000। क्वेश्चन की लाइन को दोबारा पढ़ो, मुझे पता है थोड़ी दिक्कत आएगी बट आने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, पढ़ो जरा। लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30/11/2019। चलो ये तो बात हो गई हमारी। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू ₹31/3/2019 वॉज ₹3,60,000, ये वाला पॉइंट भी हो गया। ऑन 31/3/2024 पूनम पेड 2,40,000 विच इंक्लूड 1,80,000 एज इंटरेस्ट। देयर वर नो प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन दैट डेट। अच्छा एक बात बताओ, 2,40,000 रुपए पे किए हैं जिसमें 1,80,000 रुपए किस चीज़ के, उनके इंटरेस्ट के नाम के हैं। कितने, 1,80,000 रुपए उनके इंटरेस्ट के नाम के हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2,40,000 रुपए जो उन्होंने पेमेंट किया है उसमें 1,80,000 रुपए जो उनके ब्याज के हैं, तो इसका मतलब 1,80,000 रुपए एक तरह से उन्होंने अपने करंट ईयर में पेमेंट की है। अपने करंट ईयर में क्या किया उन्होंने, पेमेंट किया। मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, क्वेश्चन में वो लाइन लिखी है या नहीं लिखी है, एक मिनट रुकना दोस्तों, वो लाइन एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। वो लाइन कहाँ है, चलो 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 चलो, यस ठीक है, ओके आ जाते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, विच इंक्लूडेड 1,80,000 इंटरेस्ट, देयर वाज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन दैट डेट। कंप्यूट करना है इनकम अंडर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और एज्यूम करना है कि उन्होंने शिफ्टिंग आउट, मतलब अपने आप को डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से आउट करके उन्होंने ओल्ड टैक्स रेजिम में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। इसका उन्होंने 24B की डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा आप पता है क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन धड़ल्ले से कर दोगे जो कि हो जाएगा गलत। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप हमें डिमोटिवेट करो। नहीं दोस्तों, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। होता क्या है कि जनरली हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आपको यही नहीं पता ये केस सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेट आउट है,
आप तो इसको पूरा लेट आउट समझ रहे थे ना, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है। और याद करो आपकी क्लास नंबर 4 थी जिसमें मैंने आपको 24B बताया था, और उसमें बताया था कि यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो अगर आपने सारी कंडीशंस को फुलफिल किया, वो 3 कंडीशंस होती थी, तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन बोरिंग माइनस करने का मौका मिलता था अप टू ₹2 लाख। याद आ रहे? 2 लाख से ज़्यादा आप इंटरेस्ट ऑन बोरिंग को माइनस नहीं कर सकते थे। कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। हम तो सर ये समझे कि जितना भी ब्याज आएगा सारा का सारा माइनस कर देंगे। नो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आप सारा माइनस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली लेट आउट वाला केस नहीं है ना, इस वजह से आप पूरा माइनस नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई डाउट? चलो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अभी इस क्वेश्चन में हमको GAV निकालना पड़ेगा, तो अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाऊँगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है फेयर रेंट को कंपेयर करना है किससे? म्युनिसिपल रेंट से। फेयर रेंट को कंपेयर करना है म्युनिसिपल रेंट से। क्वेश्चन में देखकर बताओ फेयर रेंट कितना है। सर क्वेश्चन के अंदर फेयर रेंट कहाँ है? पूनम ने इतना उतना किया था। नेबरहुड, हाँ नेबरहुड यानी 25,000 यूनिट, हाँ 25,000 है हमारा फेयर रेंट। 25,000 इंटू 12 कर दो, ये आपका आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, इसके बाद म्युनिसिपल रेंट कितना है? म्युनिसिपल वैल्यूशन है 2,80,000 रुपये की, 2,80,000 रुपीज़ की। दोनों में से क्या लेंगे? हायर लेंगे। दोस्तों आप में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मैं करे जा रहा हूँ, आप भी देखे जा रहे हो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा मुझे। सर क्या बोले? अच्छा एक बात बताओ, ये वाली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हमने घर को किराए पर चढ़ा है। मैं यही तो सोच रहा हूँ, मैं लिखे जा रहा हूँ और मुझे कोई रोक ही नहीं रहा है। सर हम कैसे रोकेंगे? अरे कमेंट कर करके रोकोगे ना, मैं देख लूँ कितने सेकंड पर तुमने क्या कमेंट किया, मैंने कितने सेकंड पर लिखा है। तुमने अगर मेरे लिखने से पहले वाले सेकंड्स के अंदर आंसर दिया होगा कि सर क्यों निकाल रहे हो, तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम अच्छे बच्चे हो। तो सर अभी कर देते कमेंट बैक टू उसमें जाके मुझे पता नहीं तुम कर लोगे। सुनो भाई, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर क्यों? अरे जब घर को किराए पर नहीं चढ़ाया तो मैं क्यों GAV निकालूंगा? सर ये भी था, तभी तो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे दिमाग खुले तुम्हारा। थ्योरी पढ़ के तुम्हें लग रहा है हाउस प्रॉपर्टी तुम्हें समझ आ गया, सब चीज़ें कंप्लीट है तुम्हारी। भाई इस क्वेश्चन के अंदर GAV तुम्हारा नील आएगा। रीज़न सुनो क्यों आएगा नील। अब मैं इस वाले पॉइंट को पहले हटा दूँ, ये वाला हटा देता हूँ। रीज़न लिखना पड़ेगा यहाँ पर। रीज़न लिखेंगे GAV shall be nil because such house property is fully self occupied। या आपको याद है मिसेस पूनम जी अपनी फैमिली के साथ इसमें रहती थी, कहीं लिखा है कि उन्होंने घर को किराए पर चढ़ाया। जब घर किराए पर चढ़ाया ही नहीं तो हम GAV की कैलकुलेशन क्यों करें? अब वो हाथ में ना फ्लो बन चुका है कि ये सब करेंगे तो GAV निकालना पड़ेगा। इसी फ्लो को तोड़ना है दोस्तों। हमेशा हर जगह फ्लो नहीं बनाना। क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग खोलो, उसके बाद फ्लो बनाओ। ठीक है, तो GAV क्या आ जाएगी इस केस में? नील आ जाएगी। अगर GAV नील आ रही है तो क्या म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे की वो माइनस करने का मौका मिलेगा? आंसर इज नो। म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं कर सकते हो। इसके लिए बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2। सर ये आप क्यों कर रहे हो ऐसे वर्किंग नोट नंबर वगैरह बना के? क्योंकि हमको एग्जाम में हर एक चीज़ का रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे इन सच केसेस हाउस प्रॉपर्टी इज फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड, hence there is no deduction of municipal taxes paid by पूनम जी के द्वारा जो भी पे किया गया उस पर कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सरकार कहती है जब तुमने हमें कुछ कमा के नहीं दिया, GAV कुछ निकाल के नहीं दिया जो तुमसे टैक्स वैक्स लेते, तो तुम्हें म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने का मौका भी हम आपको नहीं देंगे। तो जब म्युनिसिपल टैक्सेस आपका जीरो है तो NAV भी कितना रहेगी? जीरो। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कितना रहेगा? जीरो। सर नहीं, 30% आप निकाल रहे हैं, जीरो का 30% माइनस में लिख देते हैं। अरे भाई नालायकी की हद होती है भाई, जीरो का 30% निकाल पाओगे क्या? नहीं निकालोगे। सिर्फ क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स माइनस होगी।
सिर्फ क्या माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी आप प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालोगे ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी आप प्री और पोस्ट निकालोगे कि नहीं निकालोगे, ये बताओ। ये सर हम बिल्कुल निकालेंगे प्री और पोस्ट। तो अब आप मुझे बताओ कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना था, 3,60,000। कितना था, 3,60,000। अब ये बताओ इस 3,60,000 की डिडक्शन हमें अगले 5 सालों तक मिलेगी ना, तो कहाँ तक मिलेगी ये चेक करो। पहली डिडक्शन हमें इस साल मिली होगी, ये फर्स्ट वाली मिली होगी। सेकंड डिडक्शन, सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर, थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर, फोर्थ इंस्टॉलमेंट यहाँ पर। तो यस हमें इस साल 5वीं इंस्टॉलमेंट मिलेगी, इसके बाद नहीं मिलेगी। यानी जो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगी लास्ट ईयर है, ये 5वीं इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद अगले साल से फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3,60,000 है ना, 3,60,000, इसका कर देंगे 1/5। कितना कर देंगे, 1/5। ठीक है, 3,60,000 का 1/5 कर देंगे। 1/5 इसे करेंगे क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट है ना वो इतने की है। ठीक है, बोलो क्लियर है। इसके बाद उन्होंने 1,80,000 रुपए इस साल की इंटरेस्ट का पे किया था। चलो पहले इसका कर लेते हैं, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1/5, 3,60,000 डिवाइड बाई 1/5, दिस इज 72,000। कितना है ये, 72,000 है। ये तो क्या आ गया, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट आ गया। अब करंट पीरियड इंटरेस्ट कितना है आपका, एक तरह से 1,80,000 है, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट के नाम को कितना पे किया है, 1,80,000। लाइन को दोबारा पढ़ो, एक बार लाइन दोबारा पढ़ो, सभी लोग उस लाइन पर आओ जरा। उस क्वेश्चन में दे रखा है कि 72,000 ये हो गया और 1,80,000, हाँ लाइन पढ़ो। उसमें लिखा था ना कि कहाँ गया वो लाइन, पूनम पेड 2,40,000 विच इंक्लूड 1,80,000 एज इंटरेस्ट। 2,40,000 पे की जिसमें 1,80,000 किस चीज़ का इंटरेस्ट के नाम के है। तो करेंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,80,000। कितना आ गया, 1,80,000। तो हमें टोटल डिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए 2,42,000 रुपए की। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ जो मिलेगी दैट इज ₹2 लाख। सर ये क्या कर दिया आपने, हमारा लॉस आ जाएगा इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में। तो इनकम ना आके मैं यहाँ वर्ड लिखूंगा लॉस अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर ये आपने 2 क्यों लिखा, आपने ऐड करके पूरा क्यों नहीं लिखा। याद करो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर 3 की 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 2 लाख की मिलती है। चलो कंडीशन चेक करो। सबसे पहली कंडीशन थी लोन जो है वो 1/4/1999 के बाद होना चाहिए। तो यस इन्होंने तो 1/4/2017 को लिया, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन कि आपने जो लोन लिया वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होना चाहिए, रेवेन्यू के लिए नहीं होना चाहिए। तो यस इसने मकान को बनवाने के लिए लिया, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है। तीसरी कंडीशन बताओ क्या थी, घर आपका लोन लेने की डेट के एंड से 5 साल में बनना चाहिए। भाई उस बंदे ने तो 1-1.5 साल में बना के रख दिया। ठीक है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जितना तुम्हारा ब्याज बन रहा है, कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 7-14 2,42,000 रुपए और 2 लाख विच एवर इज लोअर। तो 2 लाख से ज्यादा डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं मिलती। प्लीज वीडियो लेक्चर नंबर 4 देखकर जरूर आओ, उसमें लिखा था सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है 2 लाख से ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो 2 लाख की मिलेगी। तो ये हमारा आ जाएगा लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख। क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, हम इसे नॉर्मल समझ के सॉल्व कर रहे थे। बस यही गलती एग्जाम में हमसे हो जाएगी, यही गलती हो जाएगी जो हमें नहीं करनी। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो। एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बढ़ाएंगे। आज की क्लास जिस बच्चे ने अच्छे से देखी है ना दोस्तों, मैं गारंटेड बता रहा हूं वो हाउस प्रॉपर्टी कभी मात नहीं खा सकता, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। बहुत जरूरी क्लास है आज की, नोट करो। आगे चलते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हर क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे, आपके कॉन्सेप्ट अपने खुद में ज़्यादा बिल्डअप होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि इनकम टैक्स आपको अच्छे से आती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए लिखा हुआ है श्रीमती राजा लक्ष्मी ऑन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट एडियार इन चेन्नई। ठीक है, चेन्नई के अंदर इनकी अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी है। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज ₹5 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीज़ है। फेयर रेंट है 4,20,000 रुपए का एंड स्टैंडर्ड रेंट इज ₹4,80,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 4,80,000 रुपए। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ। 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी को लेट आउट यानी किराए पर चढ़ा दिया। अप टू दिसंबर 2023, सिर्फ दिसंबर 2023 तक के लिए। आगे देखते हैं ऐसा रीज़न क्यों है। फिर लिखा हुआ है देयर आफ्टर द टेनेंट वैकेंट द प्रॉपर्टी एंड श्रीमती राजा लक्ष्मी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। अब क्या हुआ
कि जो राजा लक्ष्मी है इन्होंने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया कि कब तक, दिसंबर 2023 तक। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च जो इस प्रीवियस ईयर के बचे हुए 3 महीने हैं उन्होंने इन 3 महीने में खुद रहना पसंद किया। अब वो ये कह रही है हम किराएदार नहीं रखेंगे, हम खुद उस प्रॉपर्टी पे रहेंगे, यानी अब उस प्रॉपर्टी को क्या बना देंगे, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देंगे। फिर लिखा हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दे, रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड इन स्पाइट ऑफ द ऑनर्स एफर्ट। मतलब राजा लक्ष्मी ने जिस इंसान को ये ज़मीन किराए पर दी थी या हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दी थी, उसने लास्ट के 2 महीने यानी कि आपका नवंबर एंड दिसंबर का जो महीना था उसमें रेंट पे नहीं किया, जबकि राजा लक्ष्मी ने अपनी साइड से पूरी कोशिश की रेंट को रिकवरी रियलाइज करवाने में, बट वो नहीं करवा पाई। इट मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया अनरियलाइज रेंट का। अच्छा, अनरियलाइज रेंट आप माइनस कर सकते हैं यदि रूल 4 के अपने 4 कंडीशंस को फुलफिल किया। तो क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कुड नॉट बी रियलाइज, अच्छा ठीक है, ऑल द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल 4 आर सेटिस्फाइड। देखो क्वेश्चन में बोल दिया रूल नंबर 4 की चारों कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गए। शी पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट द रेट 12% ड्यूरिंग द ईयर। 12% का उन्होंने क्या पे किया, म्युनिसिपल टैक्स पे किया ड्यूरिंग द ईयर। शी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूट करना है आपको इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। चलिए क्वेश्चन में यूनिक चीज जानते हो क्या है, अभी हम करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ राजा लक्ष्मी, ठीक है। राजा लक्ष्मी की हाउस प्रॉपर्टी की हम इनकम निकाले हैं। प्रीवियस ईयर हमारा क्या है 23-24, हमारा यही फॉर्मेट रहने वाला है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। फिर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, फिर 24B इंटरेस्ट ऑन बोरिंग माइनस करेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या रहेगा हमारे पास, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आपका फेयर रेंट को हम कंपेयर करते हैं किससे, म्युनिसिपल रेंट से हम कंपेयर करते हैं। अब क्वेश्चन में चेक करें फेयर रेंट कितना दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर हमको सेकंड लाइन में दे रखा है म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए है। ये लीजिए, ये 5 लाख पर एनम दे रखा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखा है फेयर रेंट 4,20,000 रुपये, ये लीजिए फेयर रेंट है आपका 4,20,000। दोनों में से क्या उठाएंगे, दोनों में से हायर उठाएंगे। हायर कितना है 5 लाख रुपए। इस 5 लाख को हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टेड रेंट। इस 5 लाख को क्या बोलेंगे बताओ, सेलेक्टेड रेंट बोलेंगे। तो ये आपका आ गया 5 लाख रुपीज़। इसको अब हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। चलो क्वेश्चन में देखते हैं स्टैंडर्ड रेंट कितना है। तो क्वेश्चन के अंदर आगे आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रेंट इज ₹4,80,000, 4,80,000 रुपये का स्टैंडर्ड रेंट है, यानी इससे ज़्यादा आप रेंट रिकवर नहीं कर सकते हो। दोनों में से क्या उठाएंगे, लोअर, दैट इज ₹4,80,000। कितना, ₹4,80,000 रुपीज़। अब जब लोअर हम उठाएंगे तो इसके बाद क्या, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ अपने पास, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कितना बताओ, 4,80,000 रुपये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ, एक्चुअल रेंट के साथ, ठीक है। अब एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अभी ये बताओ, ये वाला केस सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है, अनरिलाइज वाला है या वैकेंसी वाला है। सर ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला भी है और अनरिलाइज वाला भी है। वैकेंसी नहीं बोलेंगे क्योंकि घर खाली नहीं रहा, वो खुद उस घर में रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस बन जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए तो अब देखिए एक्चुअल रेंट जब हम निकालेंगे अपने पास तो हम क्या करेंगे, देखो हम कहेंगे एक्चुअल रेंट कितना, पहले इस क्वेश्चन में ये बताओ सर एक्चुअल रेंट है 50,000 रुपये पर मंथ, तो ये आएगा 50,000। वैसे हम इनटू में 12 करते हैं, लेकिन आपको याद रहे कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है। कितने महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है, सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है 3 महीने, 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है। तो क्या उस बीच हमको एक्चुअल रेंट मिला हुआ, आंसर इज नो, नहीं मिला हुआ। और 2 महीने अनरिलाइज रहा है, 2 महीने क्या रहा है, अनरिलाइज रहा है। तो इसका मतलब 12 में से हम 8 महीने माइनस कर देंगे, तो कितने बचे, जब 12 में से आप 8 माइनस करोगे तो बचे 4। 1 मिनट, 8 क्यों, 5 महीने कहाँ से आ गया, अरे 2 महीने होना चाहिए ना, 2 महीने अनरिलाइज था ना,
3 महीने याद करो, जनवरी फरवरी मार्च में तो वो राजा लक्ष्मी खुद रहने लगी, और 2 महीने यानी नवंबर दिसंबर महीने का रेंट नहीं मिला, तो टोटल हो गया 5, 12 में से 5 महीने का रेंट नहीं मिला, तो कितने का मिला होगा, 7 महीने का, तो ये कितना होगा 3,50,000, कितना 3,50,000। दोनों में से क्या उठाते हैं, हायर उठाते हैं, दोनों में से हायर कितना है 4,80,000, कितना 4,80,000, तो यही हमारा क्या बन गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या बन गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये 2 मैंने इसलिए माइनस किया अनरिलाइज रेंट का, क्योंकि यहाँ पर रूल नंबर 4 की चारों कंडीशन फुलफिल करे, ऐसा क्वेश्चन है हमको बोला है, ठीक है। तो जीएवी आ गया हमारे पास 4,80,000 रुपीज, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जीएवी के सामने 4,80,000 रुपए। बोलो क्लियर है, अरे बताओ ना भाई, हेलो क्लियर है ना, चलो आगे। इसके बाद आपको म्युनिसिपल रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल रेंट कितना दे रखा है, म्युनिसिपल रेंट, अरे म्युनिसिपल रेंट नहीं, ये आपका म्युनिसिपल टैक्सेस, तो म्युनिसिपल टैक्सेस बोला गया था 12%, और 12% किसका निकालोगे, म्युनिसिपल वैल्यू का, इट मीन्स 5 लाख, तो हम निकालेंगे 5 लाख का 12%, कितना रहेगा 60,000, माइनस करके आ गया 4,20,000। अब 4,20,000 का 24A में क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 4,20,000 का 30% कितना आ गया, 1,26,000, ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 1,26,000 माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स कितना दे रखा है सर, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स अभी दे रखा था, कहाँ ये लाइन, ऑल कंडीशन आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल 4, अच्छा नीचे से थर्ड लाइन में लिखा है शी पेड म्युनिसिपल टैक्स 12% और शी पेड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 ईयर रिपेयर ऑफ द हाउस, 25,000 रुपए रिपेयर के। ध्यान से सुनो मेरी बात, जब हमने घर को लेट आउट किया होता है, तो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लोन लिया हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी, इसलिए 25,000 की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी 25,000 की। तो ये बना हमारा 4,20,000 माइनस 1,26,000 माइनस 25,000, दिस कम्स 2,69,000, 2,69,000, दिस इज योर इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगला क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, अगले क्वेश्चन में बड़े कॉम्बिनेशन बनने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, बस वो करो, क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलें। चलिए, अब इस क्लास का सबसे जो सोल वाला पार्ट था, मतलब जिसमें पूरी आत्मा बसी हुई थी, अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। और मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर चुके होंगे, भाई अब तो क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या ही फायदा, लेकिन असली चीज़ तो अब शुरू कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पूरी वीडियो को देखा है उनके लिए फायदा होने वाला है, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ दैट इज समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग है इसमें। क्या अलग है, चलिए जानते हैं। तो क्वेश्चन आज की क्लास का ICAI के स्टडी मटेरियल का आप सभी लोग स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन देखिए प्लीज। क्वेश्चन में बड़ा ही आपको कॉम्प्लिकेशंस लग रही हो, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, मतलब इस टाइप का कभी क्वेश्चन किया नहीं है, पता नहीं क्या आपने दे दिया, हम पूरा सॉल्व करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो क्वेश्चन देखिए। गणेश हैज 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। गणेश के पास ना 3 घर है और तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द पर्टिकुलर ऑफ द हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ये सारे आपको पर्टिकुलर दे रखे हैं 23-24 के, ठीक है। पर्टिकुलर में देखिए क्या है, हाउस 1, हाउस 2, इस तरीके से आपको दे रखे हैं, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 3 दे रखे हैं, और तीनों गणेश क्या बोल रहा है कि तीनों क्या हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। देखो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक इंसान सभी जगहों पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, आंसर इज नो। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस हो तो सरकार ने बोला कि 2 घरों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, जो अगले घर होंगे मान लो वो रियलिटी में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट स्टिल हम उनको डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, DLO। और DLO वन को नोशनल बेस पर हम टैक्स कर देंगे। किस पर कर देंगे, नोशनल बेस पर हम टैक्स कर देंगे, डीम टू बी लेट आउट। आपको याद होगा सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन नंबर 4, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 डीम टू बी लेट आउट का केस था। आप क्लास नंबर 4 देखना, उसमें बताया था सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 में कि यदि आपके पास 2 से ज़्यादा घर हैं जिनको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करते हो, तो 2 घरों तक तो ऐसो ट्रीट करेंगे, बचे हुए घर को हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे और उन्हें नोशनल बेस पर हम टैक्स कर देंगे। और आज हम सीखेंगे नोशनल बेस पर टैक्स कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, आपको फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब जो आपका घर बनकर तैयार हुआ वो कब हुआ, फिर आपको म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं जो परसेंटेज की फॉर्म में है, फिर इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह आपको दे रखा है, फिर इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑफ मनी बोरोड ऑन अप्रैल 2016,
वगैरह ये सब दे रखा है। और आपको कंप्यूट करना है गणेश की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड फॉर बाय गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज द मिनिमम। मतलब यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग टिप्स भी देनी है कि गणेश के 3 घर में से किस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, किस घर को डीएलओ डीम टू बी लेट आउट माने, ये भी आपको करके बताना है। तो इसलिए इसमें बनेंगे आपके 3 कॉम्बिनेशन। चलो अब कॉम्बिनेशन में बताता हूँ वो कैसे बनेंगे। देखो हमें करना क्या है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप एक काम करिए, जैसे इसके 3 घर हैं, 3 हाउसेस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, ये देखो 3 घर हैं। तो आप एक काम करिए, एक घर है उसका H1, एक घर है उसका H2, एक घर है उसका H3। आप कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए कि 2 घरों को ऐसो मान लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो एक घर को क्या मानना पड़ेगा, डीम टू बी लेट आउट। फिर आप एक काम करिए कि पहले वाले घर को और लास्ट वाले घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, बीच वाले को क्या मान लो, डीम टू बी लेट आउट। तीसरा कॉम्बिनेशन मानो, इसमें पहले घर को डीम टू बी लेट आउट मानो, बचे हुए दूसरे घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 बनेगा, कॉम्बिनेशन नंबर 2 बनेगा, कॉम्बिनेशन नंबर 3 बनेगा, और कोई चौथा कॉम्बिनेशन इसमें बन ही नहीं पाएगा। मतलब इन 3 कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम इनकम निकालेंगे, किसकी, हाउस प्रॉपर्टी की। और जिसकी भी इनकम कम आ रही होगी हम उस कॉम्बिनेशन को चूज कर लेंगे कि वो कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेहतर है। हम इन 3 कॉम्बिनेशन को चूज कर लेंगे। बोलो बात समझ आइए, अरे क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे और क्वेश्चन बहुत मजेदार है, मजा आएगा, ठीक है। आप ना क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पे दिखा नहीं पाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इधर वाली भी जगह स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत रहेगा, आप क्वेश्चन को नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट किसी दूसरे फोन में लेकर पैरेलली उसको देखते रहना, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे, लेकिन यही फॉर्मेट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मुनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हम करेंगे 3 कॉम्बिनेशंस के अंदर। कितने कॉम्बिनेशन के अंदर, 3 कॉम्बिनेशन के अंदर। तो मैं पहला कॉम्बिनेशन उठा रहा हूं, यहां पर मैं पहला कॉम्बिनेशन उठा रहा हूं, ये पहला कॉम्बिनेशन। इसके बाद फिर ये लो फर्स्ट कॉम्बिनेशन उठा रहा हूं, और प्लीज मेरी हेल्प करना, देखो सभी लोग, दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 1। इसमें क्या करना है, हमें पहले 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और तीसरे घर को डीम टू बी लेट आउट मानना है, ठीक है। तो हम यहां पर बोलेंगे इस तरीके से, हम दिस इज आवर कॉम्बिनेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज आवर कॉम्बिनेशन नंबर 1, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 2 and 3। हम क्या करेंगे, जो H1 है, ठीक है, इसको क्या बनाएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो H2 है इसको भी क्या बनाएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो H3 है इसको क्या बनाएंगे, डीम टू बी लेट आउट। माना जाएगा कि ये घर किराए पर चढ़ गया। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1, यानी ये वाला, ठीक है। इसके बाद सेम फॉर्मेट के अंदर हम कॉम्बिनेशन 2 बनाएंगे, फिर कॉम्बिनेशन 3 बनाएंगे। तभी मैं कह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो बच्चे वीडियो को यहीं छोड़कर चले गए उन्होंने बहुत बड़ा वाला पार्ट स्किप कर दिया, बहुत मेन चीज उन्होंने स्किप कर दी। तभी कहता हूँ मैं कोई वीडियो फालतू नहीं बना रहा, सीधी बात तो ये है ना। मेरे पास इतना समय है कि मैं आप लोगों के लिए फालतू की वीडियोस बना के वीडियो की लेंथ बढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। फालतू होता तो मैं खुद बनाता ही नहीं, खाली नहीं बैठा हूँ घर पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट जब हम मार्केट में जाएंगे, एक छोटा भी पॉइंट अगर हमको नहीं आता होगा तो हम अलग कर दिए जाएंगे, हम प्रोफेशनलिज्म में नहीं आएंगे। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, छोटे से छोटे बड़े से बड़े केस हमको सॉल्व करने आनी चाहिए, जिसके लिए हमें लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ पेशेंस और हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ये है कॉम्बिनेशन नंबर 1। तो एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन नंबर 1 आपका हो गया, उसके हिसाब से हम निकालते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एक काम करें, मैं इस वाले पार्ट को रब कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप समझ गए होगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं, ये लो। अब हम क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसके स्टेप्स आपको तो पता ही है सारे के सारे हैं, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, हम लेकर चलते हैं, ठीक है।
तो अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन देखिए प्लीज आप अपना। दोस्तों मैं क्वेश्चन अभी नहीं डिस्प्ले कर पाऊंगा, या एक काम करते हैं डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्ले करवा देते हैं। देखिए हमें हाउस नंबर 1 का दे रखा है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ठीक है, दोनों दे रखे हैं, कितना 3 लाख और 3,75,000। अच्छा दोस्तों क्या अभी मुझे ये सब करने की जरूरत है, आप ये बताओ। मैं बना ही देता हूँ यार, क्योंकि मुझे पता है फिर आप लोगों को ना दिक्कत हो ही जाएगी, ये भी कंफर्म है। चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। तो इसी के नीचे बना दूँ जिससे कि हर कॉम्बिनेशन नीचे बन जाए। हाँ इसी के नीचे बना देते हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी नहीं लिखेंगे बल्कि इधर ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे किससे, म्युनिसिपल रेंट से। किससे करेंगे, म्युनिसिपल रेंट से। बट हमें तो यार दोनों घरों की निकालनी है, तो इससे तो आपका टाइम ज़्यादा, भाई ऐसा है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम एक काम करते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन ना बना के हम बड़े सिंपल तरीके से चलेंगे। ओरली करके देखो, चलो आ जाओ। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 3 लाख और 3,75,000 है, 3 लाख और 3,75,000 है। तो मुझे बताओ 3 लाख और 3,75,000 विच एवरेज हायर उठाओगे, कितना आ गया, 375। 375 को क्या बोलोगे आप, बोलो जल्दी बोलो, 375 3,75,000 को क्या बोलोगे, सिलेक्टेड रेंट। हम सिलेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो हाउस नंबर 1 में स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 3,50,000। दोनों में से क्या उठाएंगे, लोअर कितना है, 3,50,000। 3,50,000 आ गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, कितना, एक्सपेक्टेड रेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जब घर हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या उस केस में हमें जीएवी निकालने की जरूरत पड़ेगी, आंसर इज नो, ठीक है। तो इस केस में आपकी जीएवी क्या रहेगी, निल, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, तो आपकी एनएवी कितनी रहेगी, एनएवी भी आपकी रहेगी 0, तो आपको 30% ये भी नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स की। हाउस नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कितना दे रखा है, 12%, कितना दे रखा है, अच्छा नहीं वो तो म्युनिसिपल टैक्स है। हाउस नंबर 1 में हमने कोई लोन लिया ही नहीं है, अगर हम देखें ना तो हाउस नंबर 1 के अंदर हमने कोई लोन ही नहीं लिया है, ठीक है। जब हमने हाउस नंबर 1 में कोई लोन नहीं लिया है तो इट मीन्स हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग भी क्या आएगा, 0। तो लीजिए ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ गई, 0 आ गई, कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हाउस नंबर 2 पर आओ। हाउस नंबर 2 में भी हम जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीएवी कितना आएगा, 0, म्युनिसिपल टैक्स कितना आएगा, 0, तो एनएवी कितना आएगा, 0, 30% निकालोगे ये भी कितना आएगा, 0। अब ये चेक करो हाउस नंबर 2 पे क्या कोई लोन वगैरह था, तो यस हाउस नंबर 2 पे इंटरेस्ट जो है मनी बोरोड रिपेयर 55,000 रुपए है, यानी हमने कोई लोन वोन लिया हुआ रिपेयर वगैरह का, तो 55,000 की हमको डिडक्शन मिल जाएगी। 55,000 का इंटरेस्ट आपको सीधा सीधा दे रखा है। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में या तो आपको मैक्सिमम 30,000 की डिडक्शन मिलेगी या 2 लाख की मिलेगी। 2 लाख के लिए कुछ कंडीशंस थी। 2 लाख की कंडीशन आपको एक याद है, कंडीशन वो थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मिलेगी, जबकि इस इंसान ने जो लोन लिया है वो तो रिपेयर्स वगैरह पे लिया है, लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी में मैक्सिमम कितनी मिलती थी, 30,000। इसने एक्चुअल में कितना पे गया, 55। तो 30,000 और 55,000 विच एवर इज लोअर, तो कितने की डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम 30,000 की। बस यही बच्चे गलती कर देते हैं। अगर आप मेरे साथ सारी क्लासेस को अच्छे से देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो 30,000 का हमारे पास आ गया लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करो, सुनो। अगर ये लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता, घर को बनाने के लिए या एक्विजिशन के लिए लिया होता, तो मैं इस केस में 55,000 और 2 लाख विच एवर इज लोअर, पूरे 55 की डिडक्शन आपको दे देता। लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये जो लोन लिया गया है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए लिया गया है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे अगर आप लोन लोगे तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन ही 30,000 की मिलेगी, चाहे आपने इससे ज़्यादा ही क्यों ना पे किया। तो हमने देखो ज़्यादा पे किया था 55, बट मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिली हमें, 30,000 की मिल गई। तो इस वजह से हमें क्या गया, लॉस। और जनरली सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लॉस ही आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके ऊपर, डीम्ड टू बी लेट आउट के ऊपर, ठीक है। अब जिसमें हमने लेट आउट माना है इस केस में तो हमें जीएवी निकालना पड़ेगा, और जब हम इस केस में जीएवी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये कैलकुलेशन करके, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब मैं इधर वाला ये लिखा है ना कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब एक बेहतर प्रेजेंटेशन हमें करके दिखानी है। तो यहीं पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और किस हाउस के लिए निकालना है, H3 के लिए निकाल रहे हैं। स्टेप नंबर 1, फेयर रेंट को हम कंपेयर करेंगे
म्युनिसिपल रेंट से। अब क्वेश्चन में देखो हाउस नंबर 3 की बात करूँ सिर्फ मैं, हाउस नंबर 3 को हमने डीम टू बी लेट आउट माना है, तो हाउस नंबर 3 में म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 3,30,000, यानी म्युनिसिपल रेंट आपका है 3,30,000 और फेयर रेंट है आपका 3,80,000 रुपए। दोनों में से क्या उठाएंगे सर, दोनों में से उठा लो अब हायर, दोनों में से हायर उठा लो, जो हायर होगा उसको क्या बोलेंगे सेलेक्टेड रेंट, जो कि कितना आ जाएगा 3,80,000 आ जाएगा। हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट हाउस 3 का दे रखा है 3,75,000, कितना 3,75,000। उठा लेंगे हम लोअर, लोअर को क्या बोलेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। दोनों में से लोअर कितना है 3,75,000। हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, AR के साथ। क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल रेंट कितना दे रखा है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट दे ही नहीं रखा, क्यों, क्योंकि उसने ये बोला था ना तीनों घर उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इस केस में हम दोनों में से हायर उठा लेंगे। हायर कितना रहेगा 3,75,000, कितना 3,75,000, यही हमारा क्या बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हाउस नंबर 3 का हमने एक्सपेक्टेड निकाल लिया 3,75,000। सर एक बात बताओ, उसने रियलिटी में तो तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखे थे ना, किराए पर तो चला ही नहीं थे। मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बता दिया था कि पांचों हेड में हाउस प्रॉपर्टी हेड अकेला ऐसा हेड है जिसमें आपकी इनकम ना होते हुए भी इनकम बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स होती है नोशनल बेस पर। नोशनल का मतलब है कि जितनी इनकम हो सकती थी आपने नहीं की तो इसमें आपका घाटा है, आपको इनकम हो सकती थी ना, हम तो वही इनकम मान के चलेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3,75,000 निकाल दिया, इसका क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ पर एक्चुअल एंड 0 इसलिए क्योंकि उसने किराए पर तो चढ़ा ही नहीं था, तो दोनों में से हायर उठा ले 3,75,000 आ गया। बोलो क्लियर है। चलिए इसमें म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रखा है 6%, तो म्युनिसिपल टैक्स 6% निकलेगा किसका, म्युनिसिपल रेंट का। 3,30,000 का 6% उठा लो 19,800, 19,800। अब 19,800 को हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 3,75,000 में से 19,800 को माइनस करेंगे 3,55,200, कितना आ जाएगा 3,55,200। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट हमें मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की मिल जाएगी, दैट इज रुपीज 1,06,560, 1,06,560 रुपए की। अच्छा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स चेक करो, 1,75,000 रुपए लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ करेंट ईयर। अच्छा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ करेंट ईयर ऑफ मनी बोरोड इन अप्रैल 2016 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हमने लोन लिया था जिस पर हम ब्याज पे करें 1,75,000 रुपए। तो जब लेट आउट का केस होता है तो 100% डिडक्शन मिल जाती है, तो 1,75,000 की पूरी हमें डोनेशन मिल जाएगी, 1,75,000 की हमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, 3,55,200 माइनस 106,560 माइनस 1,75,000, ये आपका आ गया 73,640, 73,640। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, आप लोग ध्यान से सोचकर बताना जरा, सोचकर आपको ये बताना है कि जब मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन चूज किया, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन जिसमें पहले दो घरों को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, तीसरे घर को डीम टू बी लेट आउट माना, तो इस वजह से मेरी इनकम अंडर दैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, तो ये आपकी बनी 43,000। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन रही है 43,640, ठीक है, 43,640 रुपए। ये इनकम में से लॉस को माइनस कर देंगे ना, सेट ऑफ कर देंगे, इसको बोलता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सेक्शन नंबर 70 आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इस इनकम में से इसको हमने माइनस कर दिया सेम ईयर में, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1 जिसमें हमने पहली दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, तीसरी को डीम टू बी लेट आउट माना। अब सेकंड कॉम्बिनेशन हम क्या बनाएंगे, सेकंड कॉम्बिनेशन में हम पहली और आखिरी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देंगे और बीच वाली प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट बना देंगे, ठीक है। तो चलो अब अगले कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। अगले कॉम्बिनेशन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ऐसे लेंथी क्वेश्चंस आते हैं ना, मजा तब आता है, तब हमें लगता है भैया हम प्रोफेशनल्स हैं। उससे पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन में मजा नहीं आता। सर आपको नहीं आता, हमें तो छोटे में ही मजा आता है। अरे नहीं दोस्तों, लाइफ में कुछ बड़ा करो तब मजा आएगा, ठीक है। चलो अब सेकंड कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलेंगे कि पहली और आखिरी प्रॉपर्टी को
क्या मान ले, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बीच वाले को डीम टू बी लेट आउट। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस कॉम्बिनेशन से मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कम बनेगी ना, जिस कॉम्बिनेशन से हाउस प्रॉपर्टी इनकम कम बनेगी, मैं वही कॉम्बिनेशन को इनकम टैक्स के सामने रख दूं और कहूंगा इस कॉम्बिनेशन से मैंने मेरा टैक्स निकाला है, इससे टैक्स सेविंग हुई। डिपार्टमेंट खुद कहता है आप कॉम्बिनेशन चूज कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, जिसमें आपका कम टैक्स बन रहा हो वो कॉम्बिनेशन में बता दो। तो ये वाला आपको टैक्स सेविंग पार्ट करना पड़ेगा ना, एज अ प्रोफेशनल आपको अपने क्लाइंट का टैक्स बचाना पड़ेगा ना, जितना टैक्स बचाओगे उतनी फीस आप ज़्यादा ले पाओगे। ठीक है, चलो, तो अब की बार मैंने क्या किया, हाउस 1 को बनाया सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस नंबर 3 को भी बनाया सेल्फ ऑक्यूपाइड, और जो बीच वाला केस है ना हाउस 2, इसको बनाया डीम टू बी लेट आउट। क्या बनाया इसको? डीम टू बी लेट आउट बनाया। तो अब आप मुझे बताओ, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस है, ठीक है, उसके अंदर जेवी कितनी आएगी? नील। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने का मौका मिलेगा नहीं, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 आएगा। 24A की डिडक्शन इसको मिलेगी नहीं। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको इस वाले कॉम्बिनेशन में हाउस नंबर 1 में आपने कोई लोन ही नहीं लिया, तो आपका इंटरेस्ट वगैरह 0 है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी है? 0। अरे देखो ना, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में 0 आया था ना, तो हाउस नंबर 1 यहाँ भी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो आंसर सेम ही तो आएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे डीम टू बी लेट आउट, जिसको डीम टू बी लेट आउट किया उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जीएवी निकालना पड़ेगा। इस वाले केस में क्या निकालना पड़ेगा? जीएवी। तो यहाँ लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और किस घर की निकाल रहे हैं? H2 की। H2 के लिए हम क्या निकाल रहे हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, फेयर रेंट को हम कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट से। तो बताइए, हाउस नंबर 2 की, ये वाला सेम मत कर देना, हाउस नंबर 2 का पूछा है। हाउस नंबर 2 का म्युनिसिपल रेंट कितना है? 3,60,000। म्युनिसिपल रेंट है 3,60,000, और फेयर रेंट आपको दे रखा है 2,75,000। 2,75,000। दोनों में से क्या उठाएंगे हम? दोनों में से उठाएंगे हायर। दोनों में से उठाएंगे हम हायर। हायर को क्या बोलेंगे? हायर को बोलेंगे सेलेक्टेड रेंट, जो कि कितना आ जाएगा? 3,60,000। हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, दैट इज 3,70,000। हाउस नंबर 2 का देख रहा हूँ, गलती से हाउस 1 3 का मत देख लेना, 2 का देखना है। दोनों में से क्या उठाएंगे? लोअर। लोअर को क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज ₹3,60,000। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल रेंट से। अब एक बात हो, क्या इसमें एक्चुअल रेंट आएगा? जब तीनों घर उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड थे तो एक्चुअल रेंट तो आपका 0 आएगा, तो फिर उठा लेंगे हायर। हायर कितना आएगा? 3,60,000। यही 3,60,000 आपका क्या बन जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इस वाले केस में आपका आ गया 3,60,000। अब आप बताओ, जब आपकी कोई इनकम है तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने का मौका मिलेगा ना। चलो, 3,60 में से म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 8% है। कितना परसेंट है? 8%। हाउस नंबर 2 का 8%, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 3,60। 3,60 का 8%, दिस इज 28,800, 28,800। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। माइनस कर देंगे 3,60, दिस कम्स 3,31,200। फिर इसमें 30% क्या लेंगे हम? डिडक्शन लेंगे। ठीक है, दिस इज 99,360। ठीक है, अब इंटरेस्ट देखिए, 55,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रखा है, वो भी किसके लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। अब ध्यान से सुना, ये वाला जो है क्या है? डीम टू बी लेट आउट है। डीम टू बी लेट आउट के केस में अगर आपने रेवेन्यू नेचर के लिए लोन लिया है या कैपिटल नेचर, 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 55,000 रुपये की पूरे की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, यानी यहाँ से आप पूरे के पूरे 55,000 को माइनस कर सकते हो। तो इससे आपकी आ जाएगी इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3,31,200 माइनस 99,360 माइनस 55,000, दिस कम्स 1,76,840, 1,76,840 आ गया हमारा हाउस 2 का इनकम। अच्छा, हाउस 3 क्या हमारा? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमारी जीवी क्या आएगी? नील। कुछ माइनस करने का मौका मिलेगा नहीं, तो ये आएगा 0, इस पर भी 0। अच्छा, हाउस नंबर 3 में ये देख लो कि क्या कोई लोन वोन भी था। हाउस नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो लोन यस था। कितने रुपए का? लोन के ऊपर ब्याज है 1,75,000 रुपए का, लेकिन लिखा हुआ है इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर फॉर मनी बोरोड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो लोन लिया गया वो किस पर्पस के लिए लिया गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1/4/1999 के बाद आपने लिया हुआ है, और अच्छा पहली बात तो हाँ 1/4/1999 के बाद लिया हुआ है, और घर आपका 5 साल के अंदर बन गया, सब कुछ है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 2 लाख की। जबकि इसमें ब्याज कितना बन रहा है? 1,75,000, तो आपको 1,75,000 की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी।
अरे केस समझ आया, जब कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आपको 2 लाख की सर आपने यहाँ तो सिर्फ 30,000 लिखा था। भाई हाउस 2 में पढ़ो तो एक बार, हाउस 2 में पढ़ो, लोन किसके लिए लिया था? रिपेयर्स के लिए। हाउस नंबर 3 में लोन किसके लिए लिया गया है? प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसका मतलब है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 लाख की लिमिट होती है, 3,30,000 की नहीं होती है, ठीक है। इससे मैंने पूरा 175 माइनस कर दिया, तो इससे तो आपको लॉस आ गया। सर क्या हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आएगा? यस, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना तो ऑब्वियसली लॉस आएगा, क्योंकि आपकी कोई इनकम है नहीं, खर्चे माइनस करने का मौका मिल रहा है, तो लॉस आएगा। अब इन तीनों को जोड़ दो, H1, H2, H3 तीनों इनकम को जोड़ दो, ठीक है। तो 1,76,840 में से माइनस कर देंगे 1,75,000, दिस कम्स 1840। यहां पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है ₹1840। कितनी आ रही है? 1840। तो ये हमारा सेकंड केस भी हो गया। तो ये था कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये है कॉम्बिनेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन नंबर 3 और चेक करेंगे कि तीनों कॉम्बिनेशन में से किस में आपकी इनकम कम आ रही है। चलिए कॉम्बिनेशन नंबर 3 भी करते हैं। सर ये तो काम बहुत पेशेंस वाला है। भाई टैक्स हमेशा पेशेंस में निकाला जाता है, उड़ उड़ के हवा में उड़ के नहीं निकाला जाता। क्लाइंट तुम्हारा उड़ के सीधा तैयार दिल पहुंच जाएगा और कहेगा कि मैंने नहीं, ये तो इस क्लाइंट इसने किया था, तुम भी जाओगे साथ में, क्लाइंट तो बाहर आ जाएगा। सर ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तुम फ्रॉड तो करो, तुम्हें हर चीज़ पता चल जाएगी अभी। सर क्या बोला? क्वेश्चन पे फोकस करो, ये बोला। बुलवाते बहुत हो। थर्ड केस में बताओ क्या होगा? थर्ड केस में बताओ क्या होगा? हमने पहले 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाया, फिर लास्ट की पहली 2 को बनाया। अब क्या करेंगे? अब हम लास्ट की 2 प्रॉपर्टी को बना देंगे। H1 को बना देंगे डीम टू बी लेट आउट, H2 को बना देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, H3 को भी बना देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो यहां कॉम्बिनेशन नंबर 1 में भी हमने 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाया था, कॉम्बिनेशन नंबर 2 में भी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाया था, कॉम्बिनेशन नंबर 3 में भी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाया। अब चौथा कॉम्बिनेशन आप बना ही नहीं पाओगे, अगर कोई बना दे तो कॉमेंट कर देना। बस 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो, पहला घर आपका डीम टू बी लेट आउट है, इसका मतलब है कि इस केस में आपको जीएवी निकालना पड़ेगा। डीम टू बी लेट आउट है ना, तो जीएवी निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसमें हाउस 1 को हमने डीम टू बी लेट आउट बनाया, ठीक है। तो पहला स्टेप, फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट से, एमआर से। मुझे बताओ हाउस नंबर 1 का फेयर और म्युनिसिपल रेंट कितना है? म्युनिसिपल रेंट है 3 लाख, फेयर रेंट है 375। तो लीजिए 3,75,000 और 3 लाख, दोनों में से उठा लो हायर। जो भी हायर होगा उसको क्या बोलेंगे? सिलेक्टेड रेंट। 3,75,000 उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में, वो हाउस नंबर 1 में स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 3.5 लाख का। दोनों में से क्या उठाएंगे? लोअर। लोअर को क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि कितना है? 3,50,000। हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। अब एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं, क्योंकि तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, तो एक्चुअल रेंट तो हमारा क्या रहेगा? 0। क्या उठाएंगे? हायर। कितना? 3,50,000। यही हमारा क्या बन जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बनेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 3.5 लाख आ जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हाउस नंबर 1 में 3,50,000 विल बी ट्रीटेड एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कोई डाउट? चलिए, हाउस नंबर 1 में म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 12%। तो म्युनिसिपल रेंट का 12% निकालो, 36,000 आएगा। 36,000 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,14,000, ठीक है। 3,14,000, 3,14,000, ठीक है। हाँ, फिर माइनस करेंगे 30% डिडक्शन, तो 3,14,000 का 30%, 94,200, 94,200 माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, हाउस नंबर 1 में हमने कोई लोन ही नहीं लिया, ना तो रिपेयर के लिए ना ही कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 3,14,000 में से माइनस किया 2,19,800, 2,19,800, ये आ गया आपका इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपका जीबी बनेगा नील, कुछ भी आप माइनस नहीं कर सकते हो,
इसके बाद ये वैल्यू 0 आई, ये भी 0 आएगा। अब H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप देखिए, आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 55,000 रुपये है। क्या है वो? 55,000 रुपये। लेकिन वो किस चीज़ के लिए? रिपेयर के लिए। किस चीज़ के लिए? रिपेयर के लिए। तो रिपेयर के केस में मैक्सिमम कितना मिलता है? 30,000। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में कितना लिया था? 30,000 लिया था। तो यहाँ भी तो H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप कितना लेंगे? सिर्फ 30,000। तो ये आपका लॉस आ जाएगा 30,000 रुपये का। सेम यही वाला, क्योंकि यहाँ भी H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, वहाँ भी H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेम उठा लेंगे। तो सर इस तरह से यहाँ पर H3 हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड था, लॉस है, यही आप सेम वहाँ लिखोगे। यस, यही लिखेंगे। ठीक है, तो हाउस नंबर 3 में भी नील 0, ये आपका 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। हाउस नंबर 3 में आप प्लीज चेक करिए, जो लोन लिया है ना वो कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए लिया हुआ है। ठीक है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लिया हुआ है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो 2 लाख तक मिलेगा। जबकि पे कितना क्या है? 1,75, तो आपको 1,75 का मिल जाएगा डिडक्शन। तो आपका लॉस आया 1,75,000 रुपीज़ का। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तो 2,19,800, 2,19,800। ठीक है, 2,19,800 में से माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 1,75,000, दिस कम्स 14,800। 14,800। अब आप मुझे बताओ, आपके क्लाइंट ने आपको क्या बोला था? क्लाइंट ने कहा था कि मेरे 3 हाउस प्रॉपर्टी हैं और तीनों की तीनों मेरे क्या हैं? तीनों क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो हमने बनाया अपने पास कॉम्बिनेशन नंबर 1। ये क्या था आपका? दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 1, दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 2, दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 3। हमने 3 कॉम्बिनेशन बनाए इस तरीके से, और हमने कहा कि इन 3 कॉम्बिनेशन में पहली वाली कॉम्बिनेशन से इनकम आ रही है 43,640, दूसरे कॉम्बिनेशन से इनकम आ रही है 1,840, तीसरे कॉम्बिनेशन से इनकम आ रही है 14,800 रुपए की। तो ये बताइए कौन से कॉम्बिनेशन से उसकी इनकम कम आ रही है? कौन से कॉम्बिनेशन से उसकी इनकम कम आ रही है? आंसर इज सेकंड कॉम्बिनेशन। तो वो सेकंड कॉम्बिनेशन को चूज कर लेगा, वो सेकंड कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, क्योंकि यहां से उसकी इनकम कंपैरेटिवली सबसे कम आ रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे इन दिस केस, उसका नाम दे रखा है क्लाइंट का गणेश। इन दिस केस गणेश ऑप्ट कॉम्बिनेशन नंबर 2, दैट इज हाउस 1 को बनाएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 को बनाएंगे डीम टू बी लेट आउट, हाउस 3 को बनाएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यहां से उसकी इनकम आ जाएगी, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज ₹1840। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो अपना टैक्स पे करेगा, जो बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो हम गणेश को सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी पहली प्रॉपर्टी को बनाओ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरी प्रॉपर्टी को भी बनाओ सेल्फ ऑक्यूपाइड, और सेकंड प्रॉपर्टी को बनाओ डीम टू बी लेट आउट, और उसके अकॉर्डिंग तुम टैक्स पे करो, तो सबसे कम इनकम तुम्हारी सेकंड कॉम्बिनेशन में आएगी। तो हम सजेस्ट करेंगे कि इन दिस केस गणेश ऑप्ट कॉम्बिनेशन नंबर 2, जिसमें H1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, H2 को डीम टू बी लेट आउट, H3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड। इससे आपकी इनकम अंडर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आएगी 1840। जिस कॉम्बिनेशन से सबसे कम इनकम आएगी हम वो कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, जिस कॉम्बिनेशन से सबसे कम इनकम आएगी हम उस कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे। और देखा जाए तो कॉम्बिनेशन नंबर 2 हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे कम आ रही है तो टैक्स भी कम बनेगा। तो इस तरह हम अपने क्लाइंट को एक टैक्स सेविंग टिप्स दे पाएंगे। बोलो क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास में इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ होगा और हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। ठीक है, सो गाइस इसके आपको नोट्स चाहिए तो प्रोडेक्स अड्डा जो हमारा चैनल है आप उस पर जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।